नेपाल से इंडिया नेपाल बॉर्डर तक आने की दुख भरी दास्तान तो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में डिटेल में बताई थी। ट्रैवलिंग करते समय कभी कभी डेस्टिनेशंस तो हमें बहुत खूबसूरत मिल जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने की जर्नी या वहां से लौटने की जर्नी कभी कभी बहुत एग्जॉस्टिंग या बहुत पेनफुल हो जाती है। और इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को हम लाइफ में कभी नहीं भूलते। मेरी नेपाल ट्रिप का फुल एक्सपीरियंस और ट्रैवल टिप्स जानने के लिए आप मेरे लास्ट व्लॉग्स देख सकते हैं मेरी नेपाल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो क्विक रिकैप कुछ ऐसा है कि नेपाल के पोखरा से हम लोग आ गए इंडिया नेपाल बॉर्डर, तो मतलब अभी हम हैं इंडिया में, मतलब जयगांव में, और यहाँ से अब हम जाएंगे भूटान। ये देखिए हमारे भूटान के ट्रैवल गाइड्स हमें ऑलरेडी पिकअप करने के लिए आ गए हैं। अभी हमारा लगेज हमारी करंट टैक्सी से निकाल कर भूटान वाली टैक्सी में शिफ्ट किया जा रहा है। जब तक ये सब होता है तब तक हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मतलब लंच वगैरह कर लेंगे इतनी देर में, और उसके बाद भूटान की यात्रा शुरू करेंगे। इस ट्रिप में हमने नेपाल और भूटान दोनों को साथ में कवर किया था। शुरू के 3 दिन हम नेपाल में थे, हमने नेपाल का काठमांडू और पोखरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। उसके बाद अब हम आए जयगांव, और जयगांव से ही हम निकल जाएंगे भूटान के लिए। अब क्योंकि नेपाल से भूटान जाने की डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए हमने ये ऑल्टरनेटिव चुना था, जिसमें हम बाई बस नेपाल से पहले इंडिया वापस आए, फिर यहाँ इंडिया में जयगांव से अब भूटान जाएंगे। भूटान में एंटर करने के बाद हमें जाना है थिम्पू, जिसका सफर काफी लंबा होने वाला है, इसलिए हमें सजेस्ट किया गया कि आप लंच वगैरह पहले अच्छे से कर लो, क्योंकि अब इसके बाद की जो यात्रा है वो अच्छी खासी 4 से 5 घंटे की रहेगी। तो अभी हम हैं शीतल रेस्टोरेंट में, जो हमारे भूटान के ट्रैवल गाइड ने ही हमें रिकमेंड किया है। खाना वाकई में बहुत स्वाद था, इसके साथ साथ बहुत रीजनेबल प्राइसेस में भी हमें ये खाना मिल गया। तो लंच वगैरह करके अच्छा सा ब्रेक लेके अब समय आ गया है भूटान की तरफ प्रस्थान करने का। फाइनली अब हम भूटान जा रहे हैं। ये है वो दीवार जो अभी हमें क्रॉस करनी है, और उसके उस साइड में है भूटान। और अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये है इंडिया का जयगांव, और दीवार क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे भूटान में। तो ये लीजिए, ये मेन गेट शुरू हो गया है भूटान में एंटर करने का। अभी इमिग्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ये जस्ट एक एंट्रेंस प्रोवाइड किया गया है जो हमें इमिग्रेशन वाले प्लेटफॉर्म तक लेके जाएगा। मगर आप देखिए गेट को ही देखकर कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी वाइब है, कितना क्लीन है सब कुछ। पता चल रहा है कि हाँ, हम लोग अब दूसरे देश में आ चुके हैं। अब बस इस जगह से फॉर्मेलिटीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ रजिस्ट्रेशंस होंगे, इमिग्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी होगी, वो सब अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये सारा प्रोसेस जो है मैं पूरा कैप्चर करके आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि कुछ जगह पे कैमराज अलाउड नहीं है, मगर जहाँ तक कैमरा जाएगा वो मैं आपको कैप्चर करके दिखाती रहूंगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ। इंडियंस को भूटान में एंटर करने के लिए वीजा नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एंट्री परमिट लगता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो इंडियन पासपोर्ट मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि उससे इमिग्रेशन स्मूदर हो जाता है। अदरवाइज आप एक वोटर आईडी भी लेके जा सकते हैं। एंट्री परमिट तो आपको बॉर्डर पे भी मिल जाएगा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, होटल अकोमोडेशंस होने चाहिए, रिटर्न ट्रैवल का प्रूफ होना चाहिए, और ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये लोग मांग लेते हैं। लेकिन अगर आपको बॉर्डर पे इतनी लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना है तो आप ऑनलाइन भी एंट्री परमिट को अप्लाई कर सकते हैं अपने टूर ऑपरेटर की हेल्प से। एक और बात, बिना टूर ऑपरेटर के मतलब गाइड के आप भूटान में ट्रैवल नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। मतलब ये जो केवल एक ये फुनशेलिंग का जो एरिया है जो बिल्कुल जयगांव के बगल में है, मतलब वो वॉल क्रॉस करते ही फुनशेलिंग ही आता है जहाँ पे ये इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस किया जाता है। बस ये वाला एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपरली एज अ टूरिस्ट अगर आपको घूमना है पूरा भूटान, तो उसके लिए आपको टूर ऑपरेटर मतलब एक गाइड की हेल्प लगेगी। ये यहाँ पर मैंडेटरी है। इन केस आप टूर ऑपरेटर के थ्रू कोई ट्रैवल पैकेज या प्लान नहीं ले रहे हैं तो उस केस में आपको अपनी तरफ से एक ट्रैवल गाइड हायर करना पड़ेगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके बिना आप यहाँ भूटान में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो है यहाँ की SDF फी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी। इसमें क्या होता है कि हर इंडियन को 1200 रुपए पर नाइट पे करना ही पड़ता है, और ये मैंडेटरी है। 6 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए फ्री है, और 6 साल से ऊपर है और 12 साल से कम है तो 600 रुपए पर नाइट पे करना पड़ता है। और अगर 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको पूरा 1200 मतलब अडल्ट वाला ही फी पे करना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब जैसे कि अभी हम एंटर करने जा रहे हैं तो हमें SDF फी यहाँ पर इमिग्रेशन के टाइम पर पे करनी है। हम लोग 4 लोग हैं, जिसमें 3 अडल्ट हैं और एक हमारा 3 साल का बेबी है, तो उसकी SDF फी नहीं लगेगी, दैट इज फ्री। बट फॉर 3 ऑफ अस वी हैव टू पे 12,000 पर हेड पर डेज। तो हम लोग यहाँ आने वाले 4 दिन तक रहेंगे, तो 1200 into 4 मतलब 4800 हो गया एक बंदे का।
ऐसे हमें 3 लोगों का अलग अलग पे करना है। चलिए फटाफट फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और चलते हैं भूटान के अंदर। इस गेट के खुलते ही हम लोग आ गए हैं भूटान के एक सिटी फुनशेलिंग के अंदर। अब बस यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। टैक्सी हमारी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है हमें पिक करने के लिए। अब बस यहाँ से निकलेंगे। इन भैया लोगों ने हमारा सारा लगेज ले लिया, हम लोगों को बिल्कुल भी उठाने नहीं दिया। कार बोर्ड करने से पहले हमें मिल गई एक आइसक्रीम की शॉप, लेकिन गर्मी यहाँ पर भी क्योंकि अच्छी खासी थी तो सोचा पहले आइसक्रीम ले लिया जाए। बस अपने रिफ्रेशमेंट्स लेकर हम लोग बढ़ लिए आगे। अब हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारी टैक्सी पार्क्ड है। अभी बस यहाँ एंटर ही हुए हैं, लेकिन यहाँ की क्लीनलीनेस और यहाँ की शांति ने ऑलरेडी हमें इम्प्रेस कर दिया है। ओके सो हम जगह पहुंच गए थे और उसके बाद हमने ले ली अपनी कैब। अब हम डायरेक्टली जाएंगे थिम्पू। हमें हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने पिक कर लिया जगह से ही डायरेक्टली। और हमारे साथ अभी हैं वो ड्राइवर भैया जिनका नाम है डोरजी जी। आई जस्ट शो यू। And other than that, I have one guide also here who is going to help us in sightseeing and discovering Bhutan. So here he is. Sir, can I have your... Yes! I would like you to introduce yourself. Greetings everyone, my name is Guide Saintile and I have been in the guiding sector for almost 1 year. So let me briefly talk about Bhutan. And Bhutan is widely known for gross national happiness country in the world and also for the carbon negative country. For now, I will share only these 2 things. Later we will have much more deeper understanding of the Bhutan as we proceed our 5 days tour. तो बस अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम थिम्पू। नॉट थोड़ी देर, मतलब अगले 5-6 घंटे में हम पहुंच जाएंगे थिम्पू और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे भूटान और तब आपको दिखाते हैं हाउ वाज द एक्सपीरियंस। अब 4.5-5 घंटे की जर्नी थी तो ऑब्वियसली एक गो में तो नहीं हो सकती थी, तो यहाँ पे लिया एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया था, वहीं पे हमने रोड के साइड में गाड़ी को पार्क किया। अब थोड़ा चाय कॉफी और रिफ्रेशमेंट लेंगे, थोड़ा कमर सीधी करेंगे और उसके बाद फिर से अपनी जर्नी को रिज्यूम करेंगे। तो ये आ गया है इनका मेन्यू। बहुत ही छोटा सा मेन्यू था, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, पर हमें भी कौन सी भूख थी, लंच हम करके ही आए थे। बस यहाँ तो ब्रेक के लिए आए हैं, एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेने के लिए। तो बस हमने ली थी एक लेमन टी जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी थी। और ये देखिए रेस्टोरेंट के पीछे साइड में एक ये बहुत ही प्यारा सा व्यू पॉइंट था जहाँ से लगभग पूरी वैली दिखाई दे रही थी। कृष्णा को खाने थे नूडल्स, तो उसके लिए एक सिंपल सी मैगी, वेज मैगी हमने ऑर्डर कर दी थी। तो बस ब्रेक हमारा हो गया, हमने हमारी जर्नी रिज्यूम कर दी। हमारे टैक्सी ड्राइवर भैया ने हमें बोल दिया कि आप लोग रात भर के थके हुए हो और सोए भी नहीं हो और ये जर्नी भी लंबी है, तो आप लोग अब आराम से फैल के सो जाओ यहाँ पर, जब आएगा तो हम आपको जगा देंगे। वैसे तो साइट सीइंग कराते वक्त गाइड्स लोगों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो ड्राइवर भैया के बगल वाली जो सीट होती है वहीं पे बैठेंगे, पीछे नहीं बैठ सकते। लेकिन जस्ट बिकॉज अभी हम लोग रात के थके हुए थे और अभी साइट सीइंग भी नहीं होनी है, तो वो वॉलंटरली पीछे बैठ गए ताकि हम कन्वीनियंटली अपना इतना लंबा सफर तय कर सके। थिम्पू जाते समय रास्ते में मिला था ये वाटरफॉल। ऐसा जिसका कोई नाम नहीं है, कोई टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है ये, मगर रास्ते में बड़ा सुंदर था। उन्होंने बोल दिया हमको कि अगर आप थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहें तो हम रुक सकते हैं। बस फिर ज्यादा टाइम हमने यहाँ लगाया नहीं, बस कुछ फोटोज खींचे और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। चलते चलते रात हो गई थी, मगर अभी तक हम थिम्पू नहीं पहुंचे थे। तो आप समझ लीजिए हमारा ये ट्रैवल कितना लंबा और कितना एग्जॉस्टिंग रहा होगा, क्योंकि पिछली रात भी सो नहीं पाए। नेपाल से इंडिया बॉर्डर आना था, तो वो बस का रूट बहुत खराब था जिस वजह से वहां भी नहीं सो पाए थे। और फिर उसके बाद जयगांव से ये जो थिम्पू जाने वाला पैच है, ये स्ट्रेच भी काफी लंबा है। तो इस दौरान बेसिकली हमें अपनी बैक स्ट्रेट करने का, लेटने का कहीं मौका नहीं मिला और हम सबके बैक में अब तक पेन होने लगा था।
तो फाइनली अब हम एंटर करने जा रहे हैं भूटान की कैपिटल थिम्पू सिटी में। थिम्पू भूटान की बस कैपिटल नहीं है बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है। Other than that, it is one of the world's few capital cities without traffic lights, जहाँ सारा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स खुद मैनेज करते हैं एट मेजर इंटरसेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं है। तो फाइनली 5 घंटे के लंबे ट्रैवल के बाद आ गया है हमारा होटल। तो ये थिम्पू में हमारा होटल था जिसका नाम था ओरो विला। गाड़ी से लगेज वगैरह अनलोड करने के बाद हम लोग आ गए अंदर। तो ये है हमारे होटल का रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे एक सिटिंग जोन टाइप का है जहाँ गेस्ट सबसे पहले आके बैठते होंगे। साइड में वॉशरूम वगैरह था, लिफ्ट्स वगैरह थी। होटल काफी अच्छा था। ये हम जा रहे हैं अभी रेस्टोरेंट एरिया में। यहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया है खाने के लिए, जहाँ पे बुफे अला कार्टे जो भी आपने पैकेज में लिया है ऑप्शन, उस तरीके से आप यहाँ पे खाना ले सकते हैं। थोड़ी ही देर में वेलकम रिफ्रेशमेंट्स भी आ गए जिसमें थी चाय, बिस्किट्स और उनके लोकल स्नैक्स। सीरियसली अभी इस टाइम तक हमें बहुत सर्दी लगने लगी थी थिम्पू क्योंकि हाइट पर है। अब चलिए चल के सबसे पहले रूम में सेटल होते हैं। चल के सबसे पहले अपना रूम देखते हैं कि कैसा है। तो ये लीजिए, ये है मेरा रूम। मैं आपको पूरा रूम टूर दे देती हूँ अपना डिटेल में। तो आप देख सकते हो काफी क्लीन और काफी स्पेशियस, बहुत ही बड़ा रूम था ये। तो हम लोग 3 लोग थे, मतलब 3 अडल्ट और एक बेबी था हमारे साथ। तो हमने एक बेडिंग एक्स्ट्रा करवा दी थी। हमारे साथ सिस्टर भी थी हमारी। रूम के अंदर सारी बेसिक अमेनिटीज थी, जरूरत का सारा सामान था। साथ में एक रूम हीटर भी था। चलिए अब वॉशरूम भी देख लेते हैं। अच्छा अंधेरा है, अभी लाइट जलाते हैं। ये देखिए वॉशरूम भी एकदम साफ सुथरा है, काफी स्पेशियस है ये भी। अब चलते हैं हमारे रूम के बेस्ट सेक्शन में, जो कि है यहाँ की बालकनी। तो आप देख सकते हो बालकनी भी अच्छी खासी बड़ी है। बाहर एक ये सिटिंग सेक्शन बनाया हुआ है और क्योंकि ये एल शेप बिल्डिंग है तो हमें दोनों तरफ की बालकनी मिली है। ये देखिए यहाँ से थिम्पू सिटी का कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। रूम में हमारा लगेज वगैरह हमने सेटल कर दिया और फ्रेशन अप होके हम लोग आ गए नीचे रेस्टोरेंट में, क्योंकि अब हो गया था डिनर का टाइम। डिनर हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड था, तो इसके लिए कुछ अलग से चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो बस डिनर हमारा रेडी हो रहा है अभी। खाने के ऑप्शंस की बात करें तो हमें मिला था पनीर, चिकन करी, दाल, राइस, सैलेड, पापड़ और रोटियां। सब कुछ गर्म था एकदम, तुरंत के तुरंत सर्व करके वो लोग दे रहे थे। खाना बहुत टेस्टी था, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, एकदम घर जैसा खाना था। तो बस डिनर खत्म करके जाएंगे अपने रूम पे, करेंगे जमकर रेस्ट। बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, कल रात भी सो नहीं पाए थे, तो बस अब अच्छे से सोना है और कल से एकदम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे भूटान को एक्सप्लोर करना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल हम थिम्पू को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी, सारे ट्रैवल टिप्स भी आपको साथ साथ देती रहूंगी। आप तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।